स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका लैंड, प्रॉपर्टी, कई सारे इक्विपमेंट, कई सारी मशीनरीज, ये सारी चीज़ें कैपिटल में आ जाती हैं। लेकिन जब कैपिटल के आगे ह्यूमन लगाया गया है, तो यानी कि यहाँ पे एक व्यक्ति की, एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। बेसिकली ह्यूमन कैपिटल हमें ये बताने की कोशिश करता है कि एक व्यक्ति के पास कितना नॉलेज है, कितना स्किल्स है, कितना एक्सपीरियंस है, जिससे कि अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुंचे। अब हम डेफिनेशन देखेंगे ह्यूमन कैपिटल की। ह्यूमन कैपिटल इज द सम ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड सोशल क्वालिटीज दैट कंट्रीब्यूट टू ए पर्सनस एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क इन ए मैनर दैट प्रोड्यूसेस इकोनॉमिक वैल्यू। साफ साफ बता रहा है कि एक व्यक्ति के पास कितना नॉलेज है, कितना स्किल्स है, कितना एक्सपीरियंस है और उसके पास कितनी सोशल क्वालिटीज़ हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुंचे। तो ये हो गई डेफिनेशन ह्यूमन कैपिटल की। अब हम बात करते हैं कैपिटल की। इन इकोनॉमिक्स कैपिटल रेफर्स टू ऑल ऑफ द एसेट्स ए बिजनेस नीड्स टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज इट सेल्स। जब भी हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो उसका एक पर्पस होता है गुड्स एंड सर्विसेज को अच्छे से डिलीवर करना, लेकिन उसे अच्छे से डिलीवर करने के लिए हमारे पास अच्छा ह्यूमन कैपिटल होना भी ज़रूरी है। कैपिटल इंक्लूड्स इक्विपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, लैंड हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, पैसा हो गया, एंड लास्ट दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। ए फ्यू ऑफ दिस इंक्लूड एजुकेशन। अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल भी अच्छा होगा। स्किल्स अच्छे होंगे तो ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा। एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, गुड हेल्थ एंड मोरल करेक्टर, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं ह्यूमन कैपिटल में। या साफ साफ यूँ कहूँ कि अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारा ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छा होगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुँचेगा। Both employers and employees make substantial investment in the development of human capital. अब इसमें एम्प्लॉयर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है और इसमें एम्प्लॉयज़ का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है। एम्प्लॉयर्स का रोल कैसे रहेगा कि वो एक लेबर को अपनी कंपनी में लेके आएगा, उसको सिखाएगा, उसको स्किल्स प्रोवाइड करवाएगा, उसको एजुकेशन देगा, तो उसका भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है किसके ऊपर, एक लेबर के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर। और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाद में काम करते हैं उस स्किल्स का इस्तेमाल करके। तो इसलिए लिखा गया है कि एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो दोनों इन्वेस्टमेंट करते हैं एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल के लिए या डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। Education and health are key qualities that improve human capital and also directly contribute to economic growth. तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया गया है वो दिया गया है एजुकेशन को और हेल्थ को। एजुकेशन और हेल्थ अगर अच्छी होगी तो हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो अच्छा होगा, जो कि फर्दर कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ में, यानी कि अर्थव्यवस्था को ग्रो करेगा। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल can be traced back to the 18th century writings of Scottish economist and philosopher Adam Smith। तो एडम स्मिथ ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था ह्यूमन कैपिटल का। अब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल थ्योरी की। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, एन एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन पीपल विल रिजल्ट इन ए ग्रोइंग इकोनॉमी। तो ये थ्योरी कहती है कि हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे लोगों के ऊपर, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी हेल्थ देंगे, अच्छा स्किल्स देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी जो अर्थव्यवस्था होगी वो ग्रो करेगी। ये एग्जाम्पल भी देते हैं। सम कंट्रीज ऑफर दियर पीपल ए फ्री कॉलेज एजुकेशन। कुछ देश ऐसे हैं जो अपने लोगों को, अपने नागरिकों को फ्री एजुकेशन देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके पास अच्छे स्किल्स आ जाते हैं, वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च भी करते हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को इसका फ़ायदा मिलता है। The idea of human capital theory is often credited to the founding father of economics Adam Smith, who in 1776 called it the acquired and useful abilities of all the inhabitants or members of the society। Same चीज़ repeat कर रहा है। Smith suggested that differences in wages paid were based on the relative ease and difficulty of doing the jobs involved। तो स्मिथ इसमें ये कहने की बात कर रहे हैं कि जो डिफ़िकल्टी ऑफ जॉब है, जो वेजेस में डिफरेंस है, वो डिपेंड करता है जॉब्स के ऊपर। अगर किसी के पास आसान काम है तो इट मीन्स कि वो उसे कम वेजेस मिलेंगे। अगर किसी के पास टफ काम है, किसी के पास स्किल्स बहुत अच्छे हैं, किसी के पास एजुकेशन बहुत अच्छी है, जिसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, तो यानी कि उसको वेजेस, उसको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन मार्क्सिस्ट जो हैं वो इस बात को मानते नहीं हैं, वो इसमें काउंटर आर्गूमेंट करते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी कहती है वर्कर्स मस्ट एक्चुअली वर्क, अप्लाई देयर माइंड्स एंड बॉडीज इन ऑर्डर टू अर्न इनकम। तो ये कहते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं वो अपना दिमाग भी लगाते हैं, अपनी बॉडी का भी इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल वर्क भी करते हैं इनकम को अर्न करने के लिए।
द मेयर एबिलिटी टू डू ए जॉब इज़ नॉट द सेम एज एक्चुअली डूइंग इट। तो ये काम इतना भी आसान नहीं है जितना हमें आसान दिखता है। सो वर्कर्स कैन नॉट सेल दियर ह्यूमन कैपिटल एज दे माइट सेल दियर होम्स और लैंड। ये कहते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं वो सिर्फ अपना ह्यूमन कैपिटल सेल नहीं करते हैं बल्कि अपना घर, अपना ज़मीन भी दे देते हैं। इंस्टीड दे एंटर इनटू द म्यूचुअली बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट्स। वो एक कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं विद एम्प्लॉयर्स टू यूज़ देयर स्किल्स इन रिटर्न फॉर वेजेस एंड मच इन द सेम वे फार्मर्स सेल देयर क्रॉप्स। तो ये साफ साफ कह रहा है कि एक तरह से मार्क्सिस्ट थ्योरी आपको पता है कि एक्सप्लॉयटेशन की बात करती है कि लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये वर्कर्स के सपोर्ट में कह रहे हैं कि वर्कर्स जो होते हैं उन्होंने काफ़ी कुछ गिरवी रख के स्किल्स का इस्तेमाल करके जो कंपनीज होती हैं उनको फ़ायदा पहुँचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेबर कॉस्ट एक्सीड रिवेन्यू। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ ह्यूमन कैपिटल ये बोलती है कि जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू को भी एक्सीड कर गया है लेबर, यानी कि हम इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेबर जो है, वर्कर्स जो हैं वो इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो रिटर्न में मिलना चाहिए एज ए कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, वो नहीं मिल रहा है। इसलिए वो कहते हैं द ह्यूमन कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट इज़ फेलिंग। जो कि ह्यूमन कैपिटल का कॉन्ट्रैक्ट है वो फेल हो रहा है क्योंकि रिवेन्यू जितना लेबर को मिलना चाहिए उतना उसे मिल नहीं रहा है। Since the end of World War II, the Asian nations of Japan, South Korea and China have used this strategy to eliminate poverty and become some of the world's most powerful players in the global economy। और ये बात सही भी है कि जापान और साउथ कोरिया और चाइना ने क्या किया था कि अपने लोगों के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी जो हमने पीछे पड़ा, और उनके पास स्किल्स आए, उनके पास एजुकेशन आ, बहुत सारी चीज़ें आई जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचा। और आज आप देख सकते हैं कि जापान के पास कितनी टेक्नोलॉजी है, साउथ कोरिया के पास टेक्नोलॉजी कितनी है और चाइना के पास कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, बिकॉज उन्होंने अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाए थे। तो यही थी ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।